Evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए बढ़े आगे। लास्ट लेक्चर में बात हमारी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को लेकर हो रही थी। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से पास करते हैं, जावा उसे बाय डिफॉल्ट क्या मानती है? जावा उसे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग मानती है। फिर हमने ये डिस्कस करा था कि अगर हमें उस स्ट्रिंग वैल्यू को इंट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास एक स्पेशल क्लास है। आज इसी क्लास के बारे में और डिटेल में बात होगी, जिस क्लास का नाम है जावा में इंटीजर, जो हमें एक स्पेशल मेथड देती है जिसका नाम जावा में होता है पार्स आईएनटी। इतना अपने डिस्कस कर लिया था। अब उस कोड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बातें उस कोड के कंटेक्स्ट में आपसे मैं कर रहा हूं। फिर ये जो क्लास आज से आप नई यूज करना शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में बातचीत थोड़ा डिटेल में अपन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट लेक्चर का कोड मैं ओपन कर रहा हूं। हमारा कोड था edition.java, तो मैं इसी को ओपन कर रहा हूं। राइट, ठीक है। अब इस कोड को मैं दोबारा से रन करता हूं। ओके, पहले जितना रन आपने लास्ट क्लास में इसका देखा था उसको मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं। फिर आपको इस कोड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। तो पहले तो जाना पड़ेगा इस कोड की लोकेशन पे, जो बाय डिफॉल्ट है बिन फोल्डर में। यहां लिखना पड़ेगा अपन को जावा फॉलोड बाय एडिशन। कंपाइल नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये कंपाइल्ड है, मैंने कोई चेंज इसमें करा नहीं है। और यहाँ पास करा मैंने 1020। तो जैसा आपने लास्ट लेक्चर में देखा, प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर वे में मुझे 1020 का सम ऐड करके दे रहा है, विच इज 30 दे रहा है। ठीक है, आप सपोज करिए मैंने इनपुट देते वक्त 10 और 20 बी कर दिया। राइट, अब अगर मैं एंटर स्ट्राइक करता हूं तो आपको क्या फील होता है, क्या होगा? योगेश को लग रहा है 30 बी आएगा, और एनीवन एल्स? कार्तिक को लगता है एरर आएगी। कार्तिक के एरर कैसे आ सकती है बेटा? कंपाइल हम कर चुके हैं कोड। एरर कभी कंपाइल होने के बाद थोड़ी ना आती है। प्रोग्राम देगा एक्सेप्शन। आप लोगों को लग रहा होगा कंकैटिनेट हो जाना चाहिए, 10 + 20 बी बन जाना चाहिए 30 बी, लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं। गौर करिए, कंकैटिनेट होने से पहले आपका प्रोग्राम पार्स आईएनटी को कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए, हाँ या ना। कर रहा है ना? तो जब आपका प्रोग्राम पार्स आईएनटी को कॉल कर रहा है और पार्स आईएनटी को आप 10 पास कर रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, आप उसे 10 पास कर रहे हैं तो वो इस 10 को इंटीजर 10 बना दे रहा है। लेकिन जब आप पार्स आईएनटी को पास करेंगे 20 बी, तो आप मुझे बताइए 20 बी का इंट क्या बन सकता है? कुछ बन सकता है क्या? जावा तो नहीं जानती, जावा तो नहीं जानती कि क्या बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में जावा जनरेट कर देगी एक्सेप्शन। आज आप दूसरी एक्सेप्शन का नाम देखने जा रहे हैं। पहली कौन सी देखी थी आपने? फटाफट चैट में टाइप करिए, जावा की पहली एक्सेप्शन। वेरी गुड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन देखी थी आपने। आज आप दूसरी एक्सेप्शन ढूंढिए, कौन सी आ रही है? ढूंढिए, इस आउटपुट में एक्सेप्शन का नाम आ रहा होगा। ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, क्या नाम है एक्सेप्शन का? वेरी गुड, एक्सेप्शन का नाम है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। यानी जब भी जावा में आप पार्स आईएनटी मेथड कॉल करेंगे, आई रिपीट, जब भी जावा में आप पार्स आईएनटी मेथड कॉल करेंगे, आप जो उसे स्ट्रिंग पास करेंगे उसमें क्या होना चाहिए? कन्वर्ट करिए जरा मेरी बात को और डिटेल में, उसमें क्या होना चाहिए?
उसमें सिर्फ होने चाहिए डिजिट्स। अगर उसमें डिजिट के अलावा कुछ भी हुआ, कोई अल्फाबेट हुआ, कोई सिंबल हुआ, कुछ भी हुआ, तो पार्स आईएनटी कौन सी एक्सेप्शन देता है? पार्स आईएनटी देता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। उसे वैल्यू को कन्वर्ट करना नहीं आता अगर आपकी वैल्यू में डिजिट के साथ साथ सिंबल या लेटर्स भी शामिल हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ूं? गुड, परफेक्ट। अब 20B तो बहुत बड़ी बात थी। आप इवन अगर इस प्रोग्राम को रन करते वक्त 20.0 भी पास करेंगे, 20.0 तो एक वैलिड नंबर है ना? हाँ, 20.0 एक वैलिड नंबर है, लेकिन 20.0 एक वैलिड इंटीजर नहीं है। ये भी मानते हैं आप? क्यों नहीं है 20.0 एक वैलिड इंटीजर? क्योंकि उसमें पॉइंट आ रहा है, और पार्स आईएनटी को ये पॉइंट समझ में नहीं आता। ये मत सोचिएगा कि वो इसको डेसिमल क्यों नहीं मान रहा है। डेसिमल इस 20.0 को माना जा सकता है। आपका 20.0 स्ट्रिंग वाला 20.0 है। जब वो स्ट्रिंग वाला 20.0 है तो ये पॉइंट डेसिमल नहीं है, ये डॉट की तरह बिहेव कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, पार्स आईएनटी को कोई सिंबल समझ में नहीं आता डिजिट्स के साथ, ना डॉट समझ में आता है, ना कोई और सिंबल आता है, बस माइनस को सपोर्ट करता है वो, है ना? ये एक अच्छी चीज है। फिलहाल 20.0 पे तो आ जाएगी एक्सेप्शन, लेकिन अगर आपने इस कोड को रन करते वक्त कहा होता 10 और -20, फॉर एग्जाम्पल आपने ये दिया होता, तो जरूर आपका प्रोग्राम उसे हैंडल कर लेता, क्योंकि -20 एक वैलिड नेगेटिव नंबर है। ठीक है? सो डू रिमेंबर, पार्स आईएनटी की शर्त है, पार्स आईएनटी को सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स वाली स्ट्रिंग ही चाहिए। अब अगर आपको लगता है सर बट मैं तो 20.0 और 10.0 ऐड करना चाहूंगा, मुझे तो डेसिमल वैल्यूज ऐड करनी है, तो फिर जावा ने आपको इंटीजर की जगह एक और क्लास प्रोवाइड करी हुई है जिसका नाम है डबल, और जावा ने आपको पार्स आईएनटी की जगह मेथड प्रोवाइड करा हुआ है पार्स डबल। राइट? ये दोनों पार्स डबल हो गए, और ये वाला जो इंटीजर है ये भी हो गया है अपने आप में डबल। ठीक है? लेकिन जब आप कहेंगे डबल डॉट पार्स डबल, तो इसकी रिटर्न वैल्यू इंट नहीं होगी, इसकी रिटर्न वैल्यू फिर होगी डबल, इसकी रिटर्न वैल्यू फिर होगी डबल। समझ आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब अगर आप इसको रन करते हैं तो वैल्यू रोटेट कर देगा ये। अगर इंट की रेंज को क्रॉस करेंगे तो फिर वैल्यू रोटेट हो जाएगी इंटरनली। ओके, अब आपने इसको सेव करा, सेव करने के बाद आपने कंपाइल करा बाय राइटिंग जावा सी एडिशन डॉट जावा। ठीक, एडिशन, सॉरी, ये आपका कोड कंपाइल हुआ। अब अगर आप रन करते वक्त कहते हैं जावा एडिशन 10.0 20.0, तो जरूर आपको सम मिल जाएगा एज 30.0। समझ आ रही है बात? राइट? और यहां एक और अच्छी चीज है, आप सिर्फ 1020 भी देंगे तो भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन हाँ, आपके 1020 बन जाएंगे 10.0 और 20.0। इसका मतलब पार्स डबल उन स्ट्रिंग्स को भी हैंडल कर लेता है जिनमें डेसिमल नहीं हो, उन्हें भी हैंडल कर लेता है जिनमें डेसिमल हो, लेकिन पार्स आईएनटी सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को हैंडल कर पाता है जिसमें डिजिट के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। हुआ क्लियर? बात समझ में आ रही है मेरी? आ रही है? ठीक है। अब दो तीन जरूरी बातें और सुनिए जो आपको इस कोड के कंटेक्स्ट में ध्यान से समझनी चाहिए। कौन सी जरूरी बातें? वो ये कि आपने गौर करा हमारे पास इंट के करस्पॉन्डिंग इंटीजर नाम की क्लास है? जल्दी जल्दी बोलिए, है? डबल के करस्पॉन्डिंग डबल नाम की क्लास है। तो इससे आपको एक हिंट मिलना चाहिए, इसका मतलब जावा में जितनी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उन सब के करस्पॉन्डिंग जावा के पास क्लासेस होंगी। यस, उन सब के करस्पॉन्डिंग जावा के पास क्लासेस हैं। इन्हें बहुत स्पेशल दर्जा, बहुत स्पेशल स्टेटस, बहुत स्पेशल इज्जत जावा में दी जाती है, क्योंकि ये आपके ढेर सारे काम करने वाली हैं आगे चलकर, और इन क्लासेस को जावा में स्पेशल नाम मिला है। एंड दीज क्लासेस इन द वर्ल्ड ऑफ जावा
are basically called as wrapper classes. These classes in Java are basically called as wrapper classes. तो गौर करिएगा, क्लास तो सिस्टम भी है कि नहीं? क्लास तो स्ट्रिंग भी है, क्लास तो मैथ भी है, लेकिन सिस्टम, स्ट्रिंग, मैथ इन्हें रैपर क्लासेस नहीं बोलते हैं। रैपर क्लासेस वोकैबुलरी जावा में उन क्लासेस के लिए यूज होती है जो डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग जावा ने आपको बना के दिए हैं। तो जावा में कितनी डेटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव? बोलिए बोलिए बोलिए। जावा में कितनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं? 8। तो जावा में कितनी रैपर क्लासेस होंगी? 8 रैपर क्लासेस हैं। कहां रहती हैं सारी रैपर क्लासेस? ये सब उसी पैकेज में रहती हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके प्रोग्राम में हमेशा ऐड हो जाता है, एंड दैट पैकेज इज java.lang. सो नाउ मैं आपको रैपर क्लासेस के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स बता रहा हूं। माय फर्स्ट पॉइंट इज रैपर क्लासेस in Java are those special classes which are available in the package java.lang, which are available in the package java.lang, and they have been very useful for programmer. कैसे यूजफुल? आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। They have been very useful for programmer. आगे, these classes have their names. These classes have their names similar to the names of Java's primitive data types. Full stop. For example, corresponding to the int data type, we have a wrapper class called as integer. और ऐसे ही बाकियों के लिए होगी? What do you say? होगी ना? Similarly, we have other wrapper classes also. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा आपका, जो आप जानना चाहेंगे रैपर क्लासेस का जावा में क्या यूटिलाइजेशन है। What is the use of wrapper classes in Java? ये इतनी पॉपुलर क्यों है जावा की दुनिया में? तो ध्यान दीजिएगा, रैपर क्लासेस के जावा में 2 यूजेस हैं। रैपर क्लासेस के जावा में 2 यूजेस हैं। इन 2 में से आपने अभी पहला यूज देखा है, दूसरा यूज आप अपने इस कोर्स के आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, जब आप जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जिसका जावा में नाम होता है कलेक्शन। मेरी पूरी बात ध्यान से दोबारा सुनिएगा। रैपर क्लासेस के जावा में 2 यूजेस होते हैं। रैपर क्लासेस का उन 2 में से एक यूज आप देख रहे हैं, जिसमें आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं रैपर क्लास की मदद से प्रिमिटिव फॉर्म में। लेकिन रैपर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज जावा के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको समझ में आएगा, जिस चैप्टर का जावा में नाम होता है कलेक्शन। मैं नोट्स अभी लिख दे रहा हूं ताकि आपको हल्का सा हिंट लगे, सर रैपर क्लासेस क्यों यूज करते हैं। बोल तो रहा हूं प्रदीप, तो मेरी बात पूरी होने ही नहीं दे रहे हो। समझा तो रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने, तुमने सुना? डिड यू लिसन व्हाट डिड आई से? कि नहीं सुना? अभी अभी आए हो क्या? अभी अभी क्लास ज्वाइन की है? तो क्या बोल रहा हूं मैं 5 मिनट से, सुना आपने? बोलो बोलो जल्दी बोलो, पिछले 5 मिनट से मैं क्या बोल रहा हूं, क्या दोहरा रहा हूं? तो भी ठीक कराओ डिस्टरबेंस।
ऐसे डिस्टर्बेंस रहेगी तो जावा खत्म हो जाएगी डिस्टर्बेंस चलते में ही। सुने आप सब लोग ध्यान से, रैपर क्लासेस का क्या यूज है। मैंने आपसे कहा रैपर क्लासेस के जावा में दो इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। इन दो में से आपने पहला यूज देख लिया है, लेकिन जो दूसरा यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, और वो आप पढ़ेंगे आने वाले दिनों में जब आप जावा में सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज कॉल्ड एज कलेक्शन। लेकिन इसका हिंट मैं आपको अभी दे रहा हूं। तो सबसे पहले, रैपर क्लासेस इन जावा आर object oriented representations of primitive data types. Object oriented representations of primitive data types, and these classes are useful for two reasons. दो जगहों पर या दो कारणों से ये बेहद काम की होती हैं। ठीक है, इनका जो पहला कारण है वो आप देख चुके हैं, वो मैं पहले बता रहा हूं। इनका पहला पर्पस है टू कन्वर्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैल्यू टू इट्स प्रिमिटिव फॉर्म। किसी भी वैल्यू का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन अगर आपके पास है और आप उसे उसके प्रिमिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे रैपर क्लासेस। मतलब कुछ ऐसा, इमेजिन करिए आपके पास ये वाला 25 है। ये क्या है, इंटीजर है कि स्ट्रिंग है? बोलिए, ये इंटीजर है कि ये स्ट्रिंग है? ये जावा में स्ट्रिंग है, राइट? क्या आप इसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं? इस 25 पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो आप इस 25 को इस 25 में कन्वर्ट करना चाहेंगे ना? करना चाहेंगे ना? कौन करेगा ये कन्वर्जन? कौन करेगा ये कन्वर्जन? ये कन्वर्जन करने का काम करेंगी रैपर क्लासेस, जो आप देख चुके हैं। अगर आप लास्ट लेक्चर में थे तो आप देख चुके हैं। इस काम के लिए आप यूज करेंगे रैपर क्लासेस के पार्स मेथड्स। सो दिस कन्वर्जन विल बी डन बाय रैपर क्लासेस। किसकी हेल्प से? बाय देयर पार्स XXX मेथड। हर रैपर क्लास के पास एक पार्स XXX मेथड होता है, जिसकी मदद से आप इस कन्वर्जन को उस रैपर क्लास के थ्रू करवा सकते हैं। इफ यू वांट द कंप्लीट लिस्ट, स्लाइड आपसे मैं शेयर करूंगा ही। फिलहाल आपको स्लाइड में इन पार्स मेथड्स की पूरी जानकारी दे रहा हूं। पूरी लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं, जो इन पार्स मेथड्स की आपको नाम, प्रोटोटाइप, सारी चीजें बताएगी। ये नोटिस करिए, ये है पूरी लिस्ट पार्स मेथड्स की। तो जो हमारे पास इंटीजर रैपर क्लास है उसके पास एक मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है पार्स INT। जो हमारे पास शॉर्ट रैपर क्लास है उसके पास मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है पार्स शॉर्ट। बाइट रैपर के पास मेथड अवेलेबल है पार्स बाइट। ठीक है, बस एक समस्या है, ध्यान से दिख रही होगी आपको। क्या समस्या है? हमारे पास रैपर क्लास कैरेक्टर जरूर है बट कोई पार्स मेथड नहीं है। ये भी नोटिस करिएगा। तो ये अभी जावा में हमारे लिए एक मिस्ट्री है कि जावा में कैरेक्टर कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, वो आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो बाकी हर रैपर के पास नोटिस करिए आपको स्ट्रिंग को उस प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने का मेथड है। यस, पार्स बुलियन स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट करेगा ना। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से ट्रू पास करेंगे तो वो ट्रू तो स्ट्रिंग होगा ना। इस ट्रू को ये ट्रू कौन बनाएगा? इस ट्रू को ये ट्रू बनाने का काम पार्स बुलियन करेगा। अगर स्ट्रिंग में ABCD लिख देंगे तो वो दूसरी तरह से एक्ट करेगा। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा जावा कैसे बुलियंस को हैंडल करती है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, मैं बताऊंगा आगे। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक है, तो इन सब में नोटिस करिए आपके पास एक एक पार्स मेथड अवेलेबल है।
ठीक है, वो पार्स मेथड स्ट्रिंग लेता है और उस स्ट्रिंग को प्रिमिटिव फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, दूसरा पर्पस जो आपको रैपर क्लासेस सर्व करती हुई दिखती हैं, जिसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये कि आप इन रैपर क्लासेस की मदद से, आई रिपीट, आप इन रैपर क्लासेस की मदद से कन्वर्ट कर पाएंगे एक वेरिएबल को इनटू एन ऑब्जेक्ट। आप इन रैपर क्लासेस की मदद से कन्वर्ट कर पाएंगे एक वेरिएबल को इनटू एन ऑब्जेक्ट। ये इनका सेकेंड मेजर यूज है, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात हम करते हैं। इनका सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज है कन्वर्टिंग अ वेरिएबल, कन्वर्टिंग अ वेरिएबल इनटू एन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है कन्वर्टिंग अ वेरिएबल इनटू एन ऑब्जेक्ट? इसको जरा डिटेल में समझिएगा। Now टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं जावा में, अगर मैं कहता हूं int a इक्वल टू 10, देन व्हाट इज a? जल्दी बोलिए, ये ऊपर जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है क्या कर रहा है? क्या ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा है या ये एक वेरिएबल बना रहा है? तो आपका जवाब होगा ये एक वेरिएबल बना रहा है। द अबव स्टेटमेंट इज डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल and initializing it with 10 ये स्टेटमेंट आपको एक वेरिएबल बना के दे रहा है जिसे इनिशियलाइज कर रहा है बाय डिफॉल्ट 10 से। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे इस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है इनटू एन ऑब्जेक्ट, मुझे इस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है इनटू एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर आपको किसी वेरिएबल को जावा में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इस काम को करने के लिए भी यूज करेंगे जावा में रैपर क्लास। और क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इंटीजर ओबीजे इज इक्वल टू ए। आप दिमाग दौड़ाइए और मुझे बताइए ओबीजे क्या है और ए क्या है? फटाफट बोलिए, ओबीजे क्या है और ए क्या है? ओबीजे ऑब्जेक्ट है और ए अपने आप में क्या है? ए अपने आप में वेरिएबल है। तो जब आप ए को ओबीजे में असाइन करेंगे, जब आप ए को ओबीजे में असाइन करेंगे तो ए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? यस और नो? हो जाएगा ना? वेरी गुड। सो हम ये लिखेंगे नाउ द अबव स्टेटमेंट हैज कन्वर्टेड द वेरिएबल ए into the object of the wrapper class integer, into the object of wrapper class integer। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ प्रदीप, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर इसका फायदा क्या है, हम किसी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर ही क्यों रहे हैं? तो याद रखिएगा पूरी जावा टेक्नोलॉजी में एक चैप्टर ऐसा है जो वेरिएबल्स पे काम नहीं करता। पूरी जावा टेक्नोलॉजी में एक चैप्टर ऐसा है जो वेरिएबल्स पे काम नहीं करता। उसे काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की ही हमें जरूरत पड़ती है, और ये चैप्टर का नाम जावा की दुनिया में है कलेक्शंस। राइट, ये चैप्टर का नाम जावा की दुनिया में होता है कलेक्शंस। जिस दिन ये चैप्टर आप पढ़ेंगे उस दिन आपको पता लग जाएगा वेरिएबल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट क्यों करते हैं। अभी के लिए याद रखिए, आप कलेक्शन से पहले हर प्रोग्राम में वेरिएबल का यूज देखेंगे। कुछ ही प्रोग्राम ऐसे होंगे जो हम बिना वेरिएबल के बनाएंगे, लेकिन कलेक्शन पूरा चैप्टर ही ऐसा है जो कहता है उसे वेरिएबल्स नहीं चाहिए, उसे काम करने के लिए क्या चाहिए? उसे काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपसे जावा में कहता हूं यूजर से 10 इंटीजर लो और उन्हें सॉर्ट करो, यूजर से 10 इंटीजर लो और उन्हें सॉर्ट करो, दिमाग दौड़ाइए। अगर यूजर से 10 इंटीजर लेकर आप सॉर्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूं जावा में सॉर्ट करने का बना बनाया मेथड है। आपको सी लैंग्वेज के अंदर सॉर्टिंग का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, सी में लिखना पड़ता है, सी में लिखना पड़ता है सॉर्टिंग का लॉजिक, जावा में नहीं लिखना पड़ता है। जावा के पास सॉर्टिंग का बना बनाया मेथड है, लेकिन किसके पास है? किसके पास है जावा में मेथड? कलेक्शंस के पास है। जावा में सर्चिंग का बना बनाया मेथड है, किसके पास है? कलेक्शंस के पास है। जावा में आप पूरा ट्री क्रिएट कर सकते हैं, किसकी मदद से कर सकते हैं? कलेक्शन की मदद से कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको हिंट दे दूं, कलेक्शन जावा में डेटा स्ट्रक्चर्स का इंप्लीमेंटेशन है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है? तो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये नाम सुने? ये सब जावा में प्री डिफाइंड है, ये सब जावा में प्री डिफाइंड है। सी में स्टैक हम बनाते हैं ना, सी में हम स्टैक का प्रोग्राम खुद लिखते हैं ना,
जावा में हमें स्टैक नाम की क्लास बनी बनाई मिलती है, जावा में हमें लिंक लिस्ट और क्यू नाम की क्लास बनी बनाई मिलती है, राइट। तो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम इन क्लासेस को अगर यूज करते हैं अपने कोड में, तब आप देखेंगे ये क्लासेस कहती हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ काम करेंगी कलेक्शंस यानी ऑब्जेक्ट्स पे, ये प्रिमिटिव वैल्यूज पे काम नहीं करेंगी। आई बात समझ में? नहीं होता है बेटा। आपका नाम क्या है? एसके कौन है आप? आपका थोड़ा सा मुझे पूरा नाम बताइए। जावा में जरूरी नहीं है कि न्यू से बने समीर, जावा में समीर जरूरी नहीं है न्यू से बने, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं जिनमें न्यू लिखे बिना भी काम होता है। हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट न्यू से बनते हैं, लेकिन कुछ जावा की क्लासेस ऐसी हैं जो बिना न्यू के भी ऑब्जेक्ट बनाने देंगी। धीरे धीरे आप सीखेंगे ये चीजें, राइट। अभी के लिए जरूर हम सही कह रहे हैं, अभी के लिए आप बिल्कुल सही हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स न्यू से बनेंगे, जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जावा में जहां बिना न्यू के भी आप ऑब्जेक्ट बनते हुए देखेंगे। ठीक है, चलूं आगे। तो मैं ये लिख दूं कि जो हमने लिखा है इसका फायदा क्या है। सर हम बनाते क्यों हैं, क्या क्यों बनाते हैं? प्रदीप अनम्यूट करो बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो अनम्यूट करके पूछो। बोलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, why we create object in a programming language? हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? आपने नहीं पढ़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? पढ़ी है सर। कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? In C++ सर। C++ में क्यों बनाते हो ऑब्जेक्ट, आप बताओ। कॉल करने के लिए सर क्लास को। क्लास को कॉल करते हैं अपन ऑब्जेक्ट बनाकर, क्लास कॉल होती है उससे सर जो फंक्शंस है वो कॉल होते हैं उससे। तो ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं हम? तुम्हारा ही क्वेश्चन, तुम आंसर दो पहले। तुमने पढ़ी है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? यस सर। आपकी पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो नहीं है ये, आपने C++ पढ़ी है आपने बोला, तो वहां भी तो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाते हैं? क्या फायदा है ऑब्जेक्ट्स बनाने का? व्हाई डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड? आप अपनी समझ बताओ मुझे, तो जितना भी समझा है आप बताओ। हम क्यों सी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ शिफ्ट हुए? सी में क्या प्रॉब्लम थी कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करते हैं? Anyone else in the class? Anyone else in the class who can tell me the benefits of object oriented programming? बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं बेटा। सिक्योरिटी तो सेकेंडरी रीजन है, प्राइमरी रीजन क्या है? प्राइमरी रीजन ये है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हम रियल वर्ल्ड के लिए बनाते हैं प्रदीप, हाँ या ना? यस सर, यस सर। बनाते हैं। अब मुझे बताओ जो रियल वर्ल्ड है, उस रियल वर्ल्ड में क्या वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं सर। शाबाश, उस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स, करते हैं। अगर तुमको एक ट्रैफिक के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना है, ऐप बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो अगर तुम एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर देखो तो वहां जितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, वहां जो पुलिस वाला खड़ा होकर उसको कंट्रोल कर रहा है, वहां जितने पैदल चलने वाले लोग हैं, वो सब अपने आप में वेरिएबल्स हैं क्या? नहीं सर, नहीं, वो सब अपने आप में ऑब्जेक्ट्स हैं। तो तुम प्रोग्रामिंग में उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो जो तुम्हें असल जिंदगी में दिखता है वो प्रोग्रामिंग में अगर दिखे तो चीजें हैंडल करना आसान हो जाएगा ना। जैसे रियल वर्ल्ड में तुम्हें कार दिखती है, कार की फंक्शनैलिटी दिखती है, कार का बिहेवियर दिखता है, कार की प्रॉपर्टीज दिखती हैं, वो तुम्हें अगर प्रोग्राम में दिखें तो तुम्हारे लिए कार को प्रोग्रामिंग में इमेजिन करना इजी होगा कि नहीं? इजी होगा सर। इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जो मैंने 5 मिनट बाद समझा, इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें रियल वर्ल्ड चीजों को सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने में एक आसान तरीका प्रोवाइड करती है। We can easily model real world objects into software objects using object oriented programming, right? और सेकेंड रीजन सिक्योरिटी का है। जब हम क्लास बनाते हैं तो डेटा को हम प्राइवेट कर सकते हैं। जब डेटा को प्राइवेट कर सकते हैं तो हर जगह से उसका एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा और उसको सिर्फ ऑथराइज्ड फंक्शंस ही कर पाएंगे एक्सेस। इसलिए हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब बताओ आपका डाउट क्या था? बस ये सर कि why we use object
instead of समझ आया? Instead of yes sir, variable. variable. Very good. Clear हुआ? Yes sir. Right? Objects are heart of any programming language जो object oriented concept support करती है, क्योंकि they are the best way to represent real world relationships. Right? आपके पेरेंट्स और आपकी रिलेशनशिप इनहेरिटेंस की है. अगर मुझे प्रदीप और प्रदीप के पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोग्राम में, तो मैं प्रदीप और प्रदीप के पेरेंट्स को सी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बट मैं प्रदीप और प्रदीप के पेरेंट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूं यूजिंग इनहेरिटेंस. यस सर. तो हमेशा एक लाइन याद रखना इंटरव्यू के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एज सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स एज सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप्स. इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं. ओके चलो. तो और कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ो. चलिए. सो नाउ द अबव स्टेटमेंट हैज कन्वर्टेड द वेरिएबल a इनटू द ऑब्जेक्ट obj ऑफ रैपर क्लास इंटीजर. और फिलहाल ये क्यों कर रहे हैं? फिलहाल जो मैंने प्रदीप को एक्सप्लेनेशन दिया है उसका मेरे इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है. ये भी समझ रहे हैं ना आप? फिलहाल वेरिएबल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट मजबूरी है हमारी करना. समझ रहे हैं? मजबूरी है. कैसी मजबूरी? क्योंकि आगे चलकर जो हम चैप्टर पढ़ेंगे जावा में, वो चैप्टर कहता है मैं वेरिएबल्स पे काम ही नहीं करूंगा. तुम्हें अगर वेरिएबल्स पे काम करना है तो मेरी हेल्प मत लो, मुझसे दूर हो जाओ. डोंट मेक यूज ऑफ माई क्लासेस, डोंट मेक यूज ऑफ माई पैकेज. आप अपनी खुद की क्लास बनाओ, अपना खुद का कोड लिखो. समझ रहे हैं ना? तो अगर हमें जावा से सॉर्टिंग करानी है तो जावा को सॉर्ट करने के लिए वेरिएबल्स नहीं चाहिए. जावा को सॉर्ट करने के लिए क्या चाहिए? जावा को सॉर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स चाहिए. ये जावा की शर्त है. आप इसे जावा की जिद कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो. और वहां रैपर क्लासेस आपके लिए काम करेंगी टू कन्वर्ट वेरिएबल्स इनटू ऑब्जेक्ट. तो मैं ये भी लिख देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डील विद अ चैप्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डील विद अ चैप्टर और टॉपिक in Java called as collections, which is one of the most crucial / popular and important topic for projects as well as for interviews. तो अभी से बता रहा हूं आपको, जब ये चैप्टर आएगा तब आप मेक श्योर क्लास बिल्कुल मिस ना करें, वरना प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत जाएगी वो अलग, जावा के इंटरव्यूज फेस करने में दिक्कत जाएगी वो अलग. ठीक है? हाँ समीर, कह सकते हैं अपन, कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये बहस का मुद्दा है बहुत बड़ा. जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है, अपना अपना नजरिया है, अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं. आप बिल्कुल कह सकते हो कि रैपर क्लासेस की मदद लेकर हम वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब हर चीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम कह सकते हैं जावा अपने आप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बन जाएगी. ठीक है? आ रही है बात समझ? ठीक है. अच्छा, इस कलेक्शन की इंपॉर्टेंस भी लिख दूं तो आपको याद रहेगा. दिस इज बिकॉज कलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस इज बिकॉज द टॉपिक कलेक्शन provides us predefined classes and methods for doing what? For performing operations like what? Like searching, sorting, deletion on a group of objects. राइट? ये आप आगे देखिएगा जब ये चैप्टर आएगा. ठीक है? तो फायदा समझ में आ गया रैपर्स का क्या है? रैपर के दो फायदे हैं. अभी हम पहला फायदा यूज करेंगे काफी दिनों तक. ठीक है? जब आगे चलकर कलेक्शन आएगा तब हम माइग्रेट करेंगे इसके दूसरे बेनिफिट पे. अब एक और जरूरी बात है जो आप लोगों के नोटिस में लाना बहुत बहुत आवश्यक है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आपने देखा जावा में स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने वाले मेथड का नाम है पार्स int. यही नाम है ना?
स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करने वाले मेथड का नाम है पार्स डबल। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो इन सभी मेथड्स में नामों में आपको एक सिमेट्री नजर आ रही है। इन सभी मेथड्स में ये बोलिएगा नाम पार्स से स्टार्ट हो रहा है, मैं अरे नहीं बेटा मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं, मुझे मालूम था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नाम पार्स से स्टार्ट हो रहा है। आप ये नोटिस करो इन सबके नामों का जो पहला अल्फाबेट है वो लोअर है और अगले वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल है। राइट, अगर आपसे कोई बोलता है ये स्टाइल ऑफ नेमिंग क्या कहलाता है, तो ये स्टाइल ऑफ नेमिंग प्रोग्रामिंग दुनिया में, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कहलाता है कैमल नोटेशन। राइट, इसका मतलब जावा में जब मेथड का नाम बड़ा हो जाता है, जब मेथड का नाम लेंदी हो जाता है, तो जावा उसके नाम को कैमल नोटेशन में रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो पार्स आईएनटी जो नाम आपको दिख रहा है उसमें कैमल नोटेशन लगा हुआ है, उसमें पी छोटा है और आईएनटी का आई कैपिटल है। ऐसे ही गेस करिए, कल को आप जावा में अपनी कोई क्लास बनाएंगे और अपनी क्लास के अंदर आपने एक मेथड बनाया कैलकुलेट एरिया, सपोज करिए, तो जावा रिकमेंड क्या करेगी, आप कैलकुलेट एरिया का नाम ऐसे लिखें, कैलकुलेट और एरिया का ए रखें आप कैपिटल। ये जावा में रिकमेंडेड वे है अपने मेथड्स को नाम देने का, अगर आपके मेथड के नाम में भी मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर जावा में मेरे नाम का मेथड बनाया जाए तो कैसा बनेगा? अगर जावा में मेरे नाम का मेथड बनाया जाए ना तो बनेगा ऐसा, सचिन पूरा छोटे में, कपूर का के कैपिटल और पैरेंथेसिस, और स्पेस नहीं आएगी, ये तो पता ही होगा। मेथड नेम्स, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, दे डोंट हैव स्पेसेस। राइट, तो ऐसा जावा रिकमेंड करती है और इसे जावा में बोलते हैं। 3 वर्ड्स में कैसे होगा, तो 2 लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। अगर 3 वर्ड्स हो तो 2 लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे ना। जैसे मैं बताता हूं, अभी आपको मिलने वाला है एक मेथड बहुत जल्दी, उस मेथड का नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। जावा में एक मेथड पढ़ेंगे आप, उसका नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। ऐसा होगा, इक्वल्स का ई छोटा होगा, राइट, इग्नोर का आई बड़ा होगा और केस का सी भी बड़ा होगा। हो गया डाउट दूर? अगर 3 वर्ड्स हुए नाम में तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। 3 वर्ड्स हुए तो पहला लेटर स्मॉल होगा, अगले हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। क्लियर हुई बात? समझ आया? ठीक, अब आपको 2 और जरूरी बातें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बता दूं तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो और हम बढ़े एक और बहुत जरूरी चैप्टर की तरफ, दैट इज स्ट्रिंग्स। तो मैं हमारे लास्ट लेक्चर वाले कोड को ओपन कर रहा हूं जिसका नाम था ग्रीटिंग्स। जरा उसे देखिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इमेजिन करिए मैंने यही प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने सिर्फ ARGS 0 को प्रिंट करा, प्रोग्राम को सेव करा, सेव करने के बाद मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे इसे कंपाइल करा बाय सेइंग जावाc greetings.java। कंपाइल करने के बाद मैंने इसको रन करा और रन करते वक्त मैंने कहा जावाc greetings सचिन, तो मुझे आउटपुट में हेलो सचिन देगा। बोलिए 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 जल्दी। अरे विजिबल नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। अभी विजिबल है? तो मैं कह रहा हूं मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं अगर, और रन करते वक्त मैं लिखता हूं जावा ग्रीटिंग्स सचिन, तो क्या ये प्रोग्राम मुझे हेलो सचिन देगा आउटपुट में? रन होते वक्त ये मुझे हेलो सचिन देगा, हाँ या ना? बिल्कुल देगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा ये मुझे बोलेगा हेलो सचिन, है ना। और अगर मैंने इसको रन करते वक्त कहा सचिन कपूर, तो भी ये हेलो सचिन ही देगा क्योंकि मैंने कपूर को तो एक्सेस ही नहीं करा है ना। अब अगर आप चाहते हैं एज अ यूजर अगर आप चाहते हैं ये पूरा सचिन कपूर ARGS 0 में चला जाए, अभी कपूर ARGS 1 में जा रहा है ना, तो इफ यू वांट ये पूरा ARGS 0 में चला जाए तो जावा फिर आपको एक फैसिलिटी देती है
व्हाट इज दैट? वो ये है कि आप सचिन के एस के पहले और कपूर के आर के बाद डबल कोट्स ओपन और क्लोज कर दें। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे डबल कोट में कुछ लिखते हैं तो पूरा डेटा एक सिंगल वैल्यू की तरह ट्रीट होता है। तो अब ये पूरा किस में जाएगा? ये पूरा जाएगा ARGS 0 में। क्या आउटपुट आएगा? अब आपको आउटपुट मिल जाएगा हेलो सचिन कपूर। तो अगर आप डबल कोट लगा के कुछ भी पास करते हो तो जो बीच में आप स्पेस दे रहे थे, जिस कारण से जावा को लग रहा था ये 2 आर्गुमेंट हैं, अब जावा मानती है कि ये पूरा एक आर्गुमेंट है। क्लियर? चलूं आगे? चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। कम से कम 3 दिन ये चैप्टर चलने वाला है, क्योंकि अब मुझे आपको पढ़ानी है जावा में स्ट्रिंग क्लास की लाइब्रेरी। मुझे आपको पढ़ाने हैं स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स। बट प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स जितने भी हैं अधिकतर नॉन स्टैटिक हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरा इशारा किस तरफ है। जब मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स अधिकतर नॉन स्टैटिक हैं, तो इसका मतलब अब हम बच नहीं सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें हर हाल में क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। और मैं आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो, जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस C++ के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है ना? डिफिकल्ट नहीं है, टिपिकल है बस। डिफिकल्ट नहीं है, एक आध दिन में आपको आदत हो जाएगी तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा लेंदी लगेगा। ठीक, तो अब हम पढ़ लें पहले कि हम ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग क्लास के बारे में सुन लीजिए। इन जावा स्ट्रिंग इज अ वेरी वेरी यूजफुल क्लास। जावा में स्ट्रिंग बेहद यूजफुल क्लास है। आपके ढेर सारे काम जावा में स्ट्रिंग क्लास कर सकती है। और आप बनाते हैं कि प्री डिफाइंड क्लास है, ये प्री डिफाइंड क्लास है। और इस क्लास के पास बहुत सारे मेथड्स, इट कंटेन्स अ ह्यूज set of predefined methods which allow us to perform various operations on strings. Various operations on strings. जैसे मैं आपसे कहूं जावा से आप कमांड लाइन से एक स्ट्रिंग लीजिए और चेक करके बताइए उसमें कितने वॉवल हैं। आप दिमाग लगाइए, अगर आपको स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर उठाना है वॉवल चेक करने के लिए, तो आपको इस काम के लिए भी स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। उठाना पड़ेगा ना स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर, अगर चेक करना है कि वो वॉवल है कि नहीं है ना? तो उन सब कामों के लिए जो स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस होंगे, आप स्ट्रिंग के मेथड्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बट द प्रॉब्लम इज, बट मैक्सिमम ऑफ दीज मेथड्स in Java are non-static. And since static, it means हमें क्या करना पड़ेगा? This means हमें इन्हें कॉल करने के लिए, this means for calling them, we must learn how to create objects of string class. Clear? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये बताऊंगा मैं आपको 2 मिनट बाद। पहले हम ये पढ़ेंगे C++ में ऑब्जेक्ट कैसे बनता था। थोड़ा सा C++ रिवाइज कर लें, फिर जावा पे लौटते हैं। तो मैं आपको C++ का एक छोटा सा रिफ्रेशर दे रहा हूं, तो आपको याद आ जाएगा। और अगर नहीं भी पढ़ी है आपने ज्यादा डिटेल में, तो कम से कम बेसिक तो आप समझ ही जाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे C++ में एक क्लास बनानी है जिसका नाम स्टूडेंट रखना है, और मुझे स्टूडेंट क्लास के अंदर रोल, ग्रेड और परसेंटेज नाम के मेंबर्स रखने हैं, तो बताओ C++ में क्लास कैसे बनेगी? तो आई थिंक जितने स्टूडेंट्स C++ जानते हैं, आप बोलेंगे कुछ ऐसे। पहले हम लोग क्लास कीवर्ड लिखेंगे, क्लास कीवर्ड के बाद हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, कर्ली ब्रेस ओपन करते हैं, कर्ली ब्रेस के अंदर फिर हम लोग लिखेंगे इंट रोल, फिर हम लोग लिखेंगे कैर ग्रेड, और फिर हम लोग लिखेंगे फ्लोट परसेंटेज। ऐसी बनती है ना C++ में क्लास, राइट? और फिर इस क्लास के अंदर आप कुछ मेथड्स भी बनाते हो,
जिन्हें आप लोग मेंबर फंक्शंस बनाते हो। जैसे नॉर्मली आप एक बनाते हो जो यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा, एक बनाते हो जो डेटा डिस्प्ले करने का काम करेगा। ऐसे आप कुछ मेथड्स क्लास के अंदर बनाते चलते हो। ऐसा ही कुछ होता है सी डबल प्लस में प्रोग्राम बनाने का स्टाइल, राइट। अब अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट अबाउट जावा, हाउ डू यू क्रिएट अ क्लास एंड देन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में कैसे बनती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले सीखिए जावा में क्लास कैसे बनती है। याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगी 1 वीक बाद, तब ये टॉपिक डिटेल में आपसे डिस्कस होगा। अभी सिर्फ मैं आपको उतना सिंटेक्स बता रहा हूं कि हमें स्ट्रिंग क्लास को हैंडल करना आ जाए, राइट। तो ये टॉपिक 2 बार पढ़ना है हमें। आज शॉर्टकट में पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आता है सवाल, जावा में ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है क्लास होनी चाहिए। तो जावा में भी आप बनाएंगे क्लास। कर्ली ब्रेस के अंदर जावा में भी क्लास के आप मेंबर्स लिखेंगे। तो मैंने कहा इंट रोल कैर ग्रेड, और आपको याद होगा हम जावा में फ्लोट की जगह डबल लेना प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि कोई जबरदस्ती नहीं है, फ्लोट भी चलेगा। और जावा में भी यहाँ पर क्लास के अंदर हम बनाते हैं कुछ मेथड्स। कैसे? वही जैसे गेट है, जैसे शो है, वगैरह वगैरह। ऐसा हम जावा के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्लास का डिजाइन दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। बस एक फर्क है, वो आपको पहले दिन से मैंने बताया है कि सी डबल प्लस में आप सेमी कोलन लगाते हैं, क्लास के बाद लगाते हैं ना, ये बताने के लिए कि ये क्लास का टर्मिनेटर है। जावा में क्लास के बाद कोई सेमी कोलन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका रीजन भी मैंने आपको दिया था। सी डबल प्लस में जब हम क्लास बनाते हैं तो हम कहते हैं हम क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। जावा में जब हम क्लास बनाते हैं तो हम कहते हैं हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं क्लास बनाने से काम पूरा हो गया, तो आप बोलेंगे नहीं, क्लास बनाने से कुछ नहीं होता। अगर हमें क्लास यूज करनी है तो क्लास का हमें बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा सी डबल प्लस में आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, क्या तरीका होगा, तो आप मुझे बोलेंगे सर सी डबल प्लस में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे, स्टूडेंट एस, ऐसे बनाओगे ना, शाबाश। अगर मैं बोलूंगा स्टूडेंट एस लिखने पर मेमोरी में क्या हलचल होगी, तो आप मुझे बोलोगे सर मेरे कंप्यूटर की रैम में, मेरे कंप्यूटर की रैम में जो एस नाम में मैंने दिया है, उस एस नाम का क्रिएट हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। ये एस ऑब्जेक्ट का नाम है ना सी डबल प्लस में, है ना। अगर मैं पूछूंगा कितने बाइट लेगा, तो आप मुझे बोलोगे अगर हम मॉडर्न कंपाइलर्स पे चलें तो रोल नंबर 4 बाइट का, ग्रेड 1 बाइट का, परसेंटेज 4 बाइट का। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो 9 बाइट का बनेगा। इस 9 बाइट के ऑब्जेक्ट का नाम एस पड़ेगा, है ना। इस एस के अंदर 3 मेंबर्स होंगे, एक का नाम रोल होगा, ग्रेड होगा, परसेंटेज होगा, और सब में बाय डिफॉल्ट गार्बेज भी आएगा। यही पढ़ा है ना सी प्लस प्लस में, सब में बाय डिफॉल्ट गार्बेज आएगा। और अगर मैं बोलूंगा ये एस कौन है, तो एक बार फिर आपको याद दिला दूं मैं, आप इसे बोलते हो ये ऑब्जेक्ट का नाम है। यही है ना ऑब्जेक्ट का नाम, शाबाश। अब आइए जावा में। अगर मैं आपसे बोलता हूं जावा में इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाएंगे, तो गौर करिए जावा में जब आप लिखेंगे स्टूडेंट एस सी डबल प्लस स्टाइल में, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली। जावा में जब आप कहेंगे स्टूडेंट एस, तो ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा है। तो आपका जवाब होगा सर फिर ये क्या क्रिएट करा है हमने, तो ये जो आपने जावा में क्रिएट करा है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये जो आपने जावा में क्रिएट करा है एस, इसे हम जावा की इंग्लिश में ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, इसे हम जावा की इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। 5 मिनट की पेशेंस रखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। अभी मैं सिर्फ आपको वोकैबुलरी वाइज बता रहा हूं कि जब हम कहेंगे स्टूडेंट एस, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, ये क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ओके, अब आएगा दिमाग में 2 सवाल। पहला सवाल,
अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होगा? नंबर 2, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका रोल ही क्या है प्रोग्रामिंग में? अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका रोल ही क्या है प्रोग्रामिंग में? तो सबसे पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होगा? तो याद रखिएगा, जैसा समीर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैं भी वही बात कह रहा हूं। जावा में जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा आपको जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावा के एक स्पेशल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और उस स्पेशल कीवर्ड का नाम जावा की दुनिया में है NEW, न्यू। In the world of Java, whenever you are going to create an object, always you will have to make use of the keyword whose name। यानी आज के लेक्चर की पहली जरूरी बात, जावा में ऑब्जेक्ट का क्रिएशन न्यू कीवर्ड से होता है। आई रिपीट, जावा में ऑब्जेक्ट का क्रिएशन न्यू कीवर्ड से होता है। ओके, तो फिर इसको लिखेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे S इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। आप ये लाइन ऐसे लिखेंगे। अब आपको याद होगा, ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है जिसे आप बोलते हैं असाइनमेंट, ये राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है ना? ये राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है। तो जावा सबसे पहले इस न्यू स्टूडेंट वाली लाइन को पढ़ेगी, और गौर करिएगा इस स्टूडेंट के बाद पैरेंथेसिस लगा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंटेक्स का पार्ट है। उसे अगर आपने मिस कर दिया तो आ जाएगी एरर। ये पैरेंथेसिस क्यों लगाते हैं इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। आप अभी सुनना चाहते हैं तो हिंट दे रहा हूं, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का इंडिकेशन होता है ये पैरेंथेसिस। बाकी मैंने आपसे कहा था हम जावा में ऊप्स डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको बताऊंगा एक सब क्या है। अभी आप इसे सिंटेक्स की तरह देखिए। तो आप लिखेंगे S इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब जावा क्रिएट करेगी आपकी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट करेगी। अब जावा में एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए और दिमाग में लॉक कर लीजिए उस बात को। जावा जब भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है, डायनेमिकली करती है, रन टाइम पे करती है। और आप सब प्रोग्रामिंग के इतने बेसिक तो जानते होंगे कि आपको पता हो जब कोई चीज डायनेमिकली बनती है तो वो मेमोरी के जिस एरिया में बनती है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज हीप एरिया। ठीक, आई रिपीट द लाइन अगेन। जावा में जब भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, कभी कंपाइल टाइम पे क्रिएट नहीं होते हैं, वो क्रिएट होते हैं रन टाइम पे। और जब जावा रन टाइम पे कोई चीज करती है, कोई मेमोरी एलोकेट करती है, तो वह हमेशा एलोकेट करती है रैम के स्पेशल एरिया में, जिस एरिया का नाम होता है हीप एरिया। तो जावा हीप एरिया में जाएगी और आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार स्पेस रिजर्व करेगी। अब बताइए, रोल नंबर इंटीजर है, जावा में इंटीजर कितने बाइट के? 4 बाइट के। कैरेक्टर कितने बाइट के? 2 बाइट के। 4 और 2 6। डबल कितने बाइट का? 8 बाइट का। 6 and 8 14। तो जावा 14 बाइट्स का मेमोरी में क्रिएट करेगी एक ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इस 14 बाइट के ऑब्जेक्ट में अंदर करेगी 3 पार्टीशन, एक रोल, एक ग्रेड और एक परसेंटेज। और अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं तो आपको याद होगा, मैंने कहा था क्लास के अंदर जब आप कोई डेटा रखते हैं तो ऐसे डेटा को जावा में हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। और जावा इनको डिफॉल्ट वैल्यू जरूर देती है। हमारी बात चल रही थी जावा में इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा था इसके 2 जवाब है, लोकल है तो कुछ नहीं होगी, और क्लास के अंदर अगर बनता है तो डिफॉल्ट वैल्यू जरूर होगी। तो क्योंकि अब रोल मेथड के अंदर नहीं क्लास के अंदर बन रहा है, अब ये फील्ड बन गया है, तो रोल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 अलॉट की जाएगी, ग्रेड की डिफॉल्ट वैल्यू बैकस्लैश 0 अलॉट की जाएगी, परसेंटेज की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 अलॉट की जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 14 बाइट का ऑब्जेक्ट बना है इसका नाम क्या होगा, तो आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि इसका नाम स्टूडेंट है। स्टूडेंट इसका नाम नहीं है, स्टूडेंट तो इसकी क्लास है। अगर मैं बोलूंगा इसका नाम क्या होगा, ये जो 14 बाइट का ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलेंगे इसका कोई नाम नहीं होगा। ऑब्जेक्ट्स जावा में नेमलेस होते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता। तो फिर हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे? तो जावा इस ऑब्जेक्ट को अलॉट करती है एक एड्रेस। मान लीजिए वो एड्रेस उसने 1000 अलॉट करा, और वो एड्रेस असाइन करवा देती है आपके इस एस नाम के रेफरेंस के अंदर। वो एड्रेस असाइन करवा देती है आपके इस एस नाम के रेफरेंस के अंदर। तो आपको इसे देखकर याद आ रहा होगा सी लैंग्वेज का एक टॉपिक,
कि ये जो रेफरेंस है ये एक्चुअल में पॉइंटर के जैसा है। अब फिर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर अपन ने तो पढ़ा था जावा में पॉइंटर्स नहीं होते। मैं आज भी कह रहा हूं जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं, ये रेफरेंस अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है वॉइस? वेरी गुड। तो मैंने कहा जावा में पॉइंटर्स अभी भी नहीं है। याद रखिएगा आपको वो फ्रीडम जावा में एस पे नहीं मिल रहा है जो सी में पॉइंटर्स पे मिलता है, बट क्योंकि ये अपने अंदर एड्रेस रख रहा है इसलिए हम इसे कंपेयर कर सकते हैं विद पॉइंटर, लेकिन पॉइंटर बोलना नहीं है। इसकी जगह वर्ड क्या यूज करना है? इसकी जगह वर्ड यूज करना है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है सर ये एस कहाँ रहेगा, क्या ये भी हीप में रहेगा, तो इसका जवाब है नहीं। जावा में रेफरेंसेस हमेशा रहते हैं स्टैक एरिया में, रेफरेंसेस हमेशा रहते हैं स्टैक एरिया में, और ऑब्जेक्ट्स हमेशा रहते हैं हीप एरिया के अंदर। आई बात समझ? जल्दी जल्दी बोलिए, आया? ठीक। अब इतने सब के बावजूद एक अच्छी चीज जो जावा हमें देती है वो ये कि अगर मैं आपसे सी डबल प्लस में पूछता हूं बताइए आप गेट और शो को कैसे कॉल करेंगे, तो आई थिंक सब जानते हैं कॉल करने के लिए आप लिखेंगे एस डॉट गेट एस डॉट शो, लिखेंगे ना? गेट और शो को कॉल करने का आपका यही सिंटेक्स होगा। बिल्कुल ऐसा ही सिंटेक्स आपका जावा लैंग्वेज में भी होगा। जावा में भी जब आप इस एस के थ्रू गेट और शो को कॉल करेंगे तो आपका कॉल करने का सिंटेक्स होगा एस डॉट गेट एंड एस डॉट शो। जावा भी आपको ये काम करने के लिए सेम डॉट ऑपरेटर सेम सिंटेक्स फॉलो करती है। प्रदीप दोनों मेमोरी के एक ही एरिया के अंदर होते हैं, स्टैक और हीप एक ही एरिया के दो पार्ट है, इसलिए वो एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं एस डॉट गेट और एस डॉट शो ये दोनों ही सिंटेक्सेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपको सी डबल प्लस में देखने को मिलते हैं। तो बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस आपके नोटिस में आ गया होगा, जावा में सी डबल प्लस से डिफरेंट होता है। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिए, ये जो काम आप 2 लाइन में कर रहे हैं ये वाला काम ये 1 लाइन में भी हो सकता है ना? ये 2 लाइन की जगह आप एक सिंगल लाइन लिखकर भी ये काम कर सकते हैं। कैसे? बाय राइटिंग स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, सो हमेशा याद रखिए जावा में ऑब्जेक्ट्स का कोई नाम नहीं होता, जावा में ऑब्जेक्ट्स का हमेशा एड्रेस होता है, जावा में ऑब्जेक्ट्स हमेशा हीप एरिया में रहते हैं, और उन्हें रेफर करने के लिए उन्हें पॉइंट करने के लिए हम प्रोग्रामर्स क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस। ठीक है, रहा सवाल रेफरेंस कितने बाइट का बनता है, तो वो आपके प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा। अगर आप 32 बिट प्लेटफॉर्म पे हैं तो रेफरेंस बनेगा 4 बाइट का, अगर आप 64 बिट प्लेटफॉर्म पे हैं तो रेफरेंस बनेगा 8 बाइट का। गौर करिएगा, यानी ये जो एस की साइज है या तो ये 4 बाइट होगी और या तो ये 8 बाइट होगी, और इसकी साइज का रोल ग्रेड पर इनकी साइज से कोई वास्ता नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है, अब इस बात को अगले लेक्चर में फिर हम हल्के से रिवाइज करेंगे। आपके कुछ डाउट्स हुए तो मैं उन्हें सॉर्ट आउट करूंगा, एंड देन वील माइग्रेट कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कार्तिकेय, ये आप आगे पढ़ेंगे, स्टैटिक चैप्टर आएगा आगे। अभी हम अपने मेथड नहीं बना रहे ना, जब मैं अपने मेथड्स बनाना आपको सिखाऊंगा, अपन अपनी क्लासेस बनाएंगे तो जरूर बात करेंगे मेथड को कब नॉन स्टैटिक करते हैं और कब स्टैटिक करते हैं। ये काफी आगे का क्वेश्चन है जो आप अभी पूछ रहे हो। अभी तो आप बस जावा के मेथड्स यूज करते चलो, जावा ने जिन्हें अपनी तरफ से स्टैटिक और नॉन स्टैटिक करा है। जब हम क्लास डिजाइन करेंगे तब हम भी करेंगे। यस, संडे है क्लास आपकी 5 बजे, तो संडे आइए 5 o'clock, संडे लेते हैं अपन इससे आगे।
जावा और एडवांस जावा में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, एडवांस जावा कुछ नहीं होता, एडवांस जावा की जगह है जावा डबल ई, है ना, ऑफिशियल नाम जावा डबल ई है, एडवांस जावा नहीं बोलते हैं। ठीक है, जावा डबल ई में क्या करते हैं और ये जो जावा पढ़ रहे हैं इसमें क्या करते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको जावा के एडिशंस बताए थे। फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।